सवाल पूछना है आपसे। कांग्रेस को बैकफुट पे डाल दिया है बेचारे। मैंने इस डिबेट में भी आमंत्रित करने की कोशिश की थी, आ नहीं रहे। देखिए, वो लोग अपनी दुर्गति के खुद जिम्मेदार हैं। इस वक्त जो गैर भाजपा शक्तियों ने जो मोर्चा बनाया था और जो 9 साल बाद मोर्चा बना, जिससे जो लोग भाजपा के विरोधी हैं, आलोचक हैं, उनको बड़ी उम्मीदें हैं, ये वो लोग अपनी दुर्गति के खुद जिम्मेदार हैं। वो एक पुराने किस्म की राजनीति जो महत्वपूर्ण नहीं रह गई है, जो प्रभावी नहीं रह गई है, उसको अगर आज के जमाने में लाएंगे तो उनको राजनीतिक नुकसान होना बिल्कुल तय है, और वो राजनीतिक नुकसान हो रहा है उनको। उन्होंने एक ऐसी भाषा का इजाद नहीं कर पाया है जो इस समस्या से उनको बचा के ले सके। देखिए, भारत में राजनीति का मैदान समतल नहीं है, वो ऊंचा नीचा है। उसमें बहुत सारी सुरंगें लगी हुई हैं, जगह जगह उसमें विस्फोटक लगे हुए हैं। जो लोग उस राजनीति के मैदान में चलते हैं, उन्हें बड़ा सतर्क सावधानी के साथ चलना पड़ता है। अगर उनका पैर सुरंग में पड़ गया तो वो उड़ जाएंगे। यहाँ पे इंडिया INDIA वालों का पैर जो है सुरंग के ऊपर पड़ गया है, और वो जानबूझकर अपने पैरों को सुरंग पर रख रहे हैं। तो उसमें क्या किया जाए? अब चलिए, शेखर जी ने बड़ी अच्छी व्याख्या की तमिलनाडु की राजनीति की, मैं उनकी व्याख्या से पूरी तरह सहमत हूं। उत्तर भारत में क्यों हो रहा है ये? उत्तर भारत तो तमिलनाडु नहीं है। यहां तो तमिलनाडु का जो जनसंख्या मूलक संरचना है, यानी जो डेमोग्राफी है तमिलनाडु की, उत्तर भारत की जो डेमोग्राफी भी अलग तरह की है। अभी रविकांत जी ने कहा कि यहाँ ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो अब यहाँ तो स्थिति यह है कि जो लोग बहुजन थीसिस की बात करते थे, वो सर्वजन थीसिस करते हुए चुनाव जीते। मायावती, उन्होंने तो तीन साल तक ब्राह्मणों, ठाकुरों, बनियों और कायस्थों के साथ में मैत्री सम्मेलन किए, तब उन्हें 2007 में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। यहां उत्तर प्रदेश की, बिहार की, इन सब जगहों की हालत बिल्कुल अलग तरह की है। यहां की राजनीति में अगर पुराने किस्म का अंबेडकरवाद और पुराने किस्म का लोहियावाद अगर लाया जाएगा, उस भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसकी, इन लोगों की वही दुर्गति होगी जो इस वक्त हम लोगों के सामने मौजूद है। इन लोगों को ये सब समझदार लोग कर रहे हैं। खास बात ये है, मैं नहीं मानता हूं कि आदत, मेरे ख्याल से ये आदत से मजबूर है। पुराने किस्म का जो रेटरिक है, पॉलिटिकल रेटरिक है, जिसकी वो कांग्रेस के मुकाबले चल जाता था। कांग्रेस अलग तरह की पार्टी थी, वो धर्म का इस्तेमाल भी करती थी तो भिन्न तरीके से करती थी। ये भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले खड़े हुए हैं, जिसका कोर ही सनातन धर्म का है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तमाम प्रतिनिधि सभाओं ने ये प्रस्ताव पास किया है कि हम सनातन मूल्यों के वाहक हैं और सनातन धर्म को हम प्रमुखता देते हैं। तो स्थिति यह है कि वो जो आर्य समाज सनातन धर्म के खिलाफ धुआंधार मुहिम चलाकर ही खड़ा हुआ था, वो आज सनातनियों के साथ दोस्ती करके मूल ज्यादातर हिस्सा उसमें भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बना हुआ है। तो आप सनातन धर्म के खिलाफ उस तरह की धार्मिक मुहिम चलने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। और ये सामाजिक न्याय की राजनीति के नाम पे जो हो रहा है, ये बड़ा विचित्र है भाई। मुलायम सिंह ने सब छोड़ दिया था, मुझे याद है अच्छी तरह। मुलायम सिंह खुद को हनुमान के भक्त की तरह पेश किया करते थे। लालू यादव ने पूरी तरह नहीं छोड़ा, लेकिन काफी कुछ उन्होंने भी छोड़ दिया था। मायावती ने भी पूरी तरीके से छोड़ दिया ये करना। उनकी बैठकों में क्या कहा जाता था कि ब्राह्मण बनिए ठाकुर, उठ के चले जाए, हमें उनके वोट देने की जरूरत नहीं है, और दूसरी गालियां भी देते थे। वो सब उन्होंने छोड़ दी। फिर तो वो ब्राह्मणों के बारे में ये कहने लगे कि हाथी नहीं गणेश है, ये कहने लगे, और हाथी चलता जाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, इस प्रकार की बातें करने लगे। तो पूरी की पूरी सामाजिक न्याय की वोट की राजनीति है। वोट विमर्श की नहीं कह रहा हूं मैं, रविकांत जी विमर्श की बात कर रहे थे, मैं वोट की राजनीति की बात कर रहा हूं। वोट की राजनीति जो है वो इस तरीके से चलती है। अब इस वोट की राजनीति में आप 60 के दशक की, 70 के दशक की, 80 के दशक की वो भाषा लाएंगे जो बिल्कुल पुरानी होकर निष्प्रभावी हो चुकी है, तो आपकी ये दुर्गति होगी जो हो रही है अभी। जी हर्षवर्धन जी, क्या होगा इसका? ये जो बयान दिए गए हैं और अड़े हुए हैं लोग इस पे। मैं अभी रविकांत जी के बाद दोबारा चाहूँगा, तो मैं कई चीज़ें जानना चाहता हूँ कि जब देखिए जाति श्रेष्ठता का इशू है और उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं हर जगह, हर शहर में एक परशुराम का मंदिर बनाऊंगा, तब बहुत सारे लोग ये सोचने को मजबूर होते हैं कि यार क्या उनकी स्ट्रेटजी पहले गलत थी, या अब वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स के तहत ये स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं। तब फिर आप ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे? क्योंकि अंत में रविकांत जी आप सहमत होंगे कि ये लड़ाई तो भागीदारी की है ना सत्ता में। तो फिर ये समस्या का, या तो आप मतलब पेट में दर्द हो रहा हो, क्रोसिन खा रहे हैं आप सर दर्द के इलाज की। हर्षवर्धन जी पहले आप, फिर रविकांत जी के पास जाता हूँ। सबसे पहले तो ये कि सनातन पर जो ये टिप्पणी की है उदयनिधि स्टालिन और ये राजा ने, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियांक खड़गे, जी परमेश्वर, सतीश जारकीहोली
इससे स्तरहीन कुछ नहीं हो सकता, इससे घटिया राजनीति नहीं हो सकती। और मुझे भी लगता है कि शायद ये लोग अभी टाइम मशीन में थोड़ा 30 साल 40 साल पीछे ही अटके हुए हैं, ये 2023 में भी पहुंच नहीं पाए। अब दो ही चीज है, हम इसको छोड़ देते हैं अभी और सारी चीजें, जो कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात हो रही तो उसी पर आते हैं। एक तो एक समाज में सम्मान मिले, सबकी भागीदारी हो, जाति के आधार पर कोई ब्राह्मण है तो वो दलित को उस तरह से न देखे, कोई पिछड़े को न देखे, या पिछड़ा भी दलित को न देखे, तो एक समाज में वो स्थिति बने। दूसरा, राजनीतिक तौर पर भागीदारी बने, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक। भारत की संविधान सभा ने इसीलिए तय किया था और बहुत स्पष्ट था उनके मन में कि देखिए, पिछड़ी जातियां हैं, उनका बड़ा वर्ग है जिनको उस तरह से श्रेष्ठता की हिस्सेदारी नहीं मिली होगी, लेकिन पिछड़ी जातियां कोई दबी हुई जातियां नहीं है, ये बाकायदा तय था। वरना हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उनको इतनी समझ तो थी ना कि वो संविधान सभा में ही पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण कर देते। लेकिन एक माहौल खड़ा किया गया और उसमें मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कुछ गिने चुने परिवारों के आधार पर पूरा देश और भारत को पूरी दुनिया में चलाना चाहती। तो आप चाहे देखिए, चाहे भारतीय राजनीति में हो और चाहे दुनिया भर में राजदूत लेना हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था में हो, जो कांग्रेस के समय में सिस्टम तैयार हुआ वो कुछ परिवारों के हिस्से आया। और जाहिर है वो परिवार वो थे जो अंग्रेजों के समय प्रिविलेज क्लास थे, यानी जिनकी स्थिति अच्छी थी। वो कोई बड़े वकील रहे होंगे, कोई किसी जगह कोतवाल रहा होगा, कोई किसी की जमींदारी रही होगी, कोई रजवाड़े का रहा होगा, तो बाद में संपत्ति अपनी दे दी होगी। यानी देश के एलिट्स को लेकर कांग्रेस पार्टी राज कर रही थी और उसमें ये छोटी छोटी पार्टियां खड़ी हुई। जो एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसको हम कहें कि अलग अलग समय पर अन्ना दुरई कह लें, एमजीआर कह लें, ईवी रामास्वामी जिनको पेरियार के नाम से जानते हैं, तो अच्छा है कि अब देश भर में इन सब के बारे में पता चल रहा। सुनना चाहिए कि पेरियार किस घृणित मानसिकता से बात करते थे और नेहरू जी ने उनके बारे में क्या कहा था। यह अच्छा होगा, देश को पता चलना चाहिए। लेकिन उस राजनीति के आधार पर जरा आप सोचिए, करुणानिधि, एमके स्टालिन और अभी उदयनिधि स्टालिन भी मंत्री हैं, यानी 2-2, 3-3 पीढ़ियों से राज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जिसको कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण है जाति के आधार पर। मैं अगर गलत होऊंगा तो करेक्ट करेंगे। वहां भी क्या है, भारतीय जनता पार्टी के भी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और क्या नाम था उनका, गुप्ता जी, कुछ समय राम प्रकाश गुप्ता जी, लेकिन जो मुख्यमंत्री के तौर पर रहे कल्याण सिंह रहे। जब मायावती, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ये सब पिछड़े नेता हैं। लालू प्रसाद यादव, और लालू जी से भी हटती थी नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी ऐसे। और अगर आप दूसरे राज्यों में भी चले जाएं तो वहां भी इसी तरह की राजनीति। वहां पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली तो उमा भारती, फिर बाबूलाल गौर, ये हमारे मतलब मुझे जहां तक ध्यान में है कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के हैं, यादव जाति से आते हैं। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, वो भी पिछड़ी जाति से। अब आप जरा समझिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार गाली खाते हुए, ब्राह्मणवाद की पैरवी करते हुए क्या करता है, सब जगह समाज से लेकर राजनीति तक पिछड़ों को भी उनकी जगह देता है। आज देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, घाची तेली, वो, और मतलब जिसको कहते हैं ना, पिछड़ों में भी इतनी छोटी जाति है घाची तेली कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। एक बड़े नेता ने मुझसे कहा कि अरे नरेंद्र मोदी तो कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते 2012 में। कहे क्यों? कहे क्योंकि उनके आगे वो नरेंद्र मोदी है। ये सारी राजनीति का दौर पार करके हम 2023 में खड़े हैं। मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस और पूरे इस अलायंस को लगता है कि हम किसी तरह तो कोई कुछ वितंडावाद खड़ा करें, लोग जाति के नाम पर लड़ें, कोई ऐसा एकेडमिक डिस्कशन करके कहे कि अरे तुमको घुसने नहीं दिया जाता। अभी आश्चर्य हुआ मुझे, सिद्धारमैया उनका बयान मैंने देखा कि मुझे किसी मंदिर में कहा गया कपड़ा उतार कर जाओ, शर्ट उतार कर। अब मैं क्या कहूं, उनके ऊपर हंसूं, रोऊं। अरे भैया, हम लोगों के गांव में तो लंबे समय तक, और कोई ऐसा नहीं दलितों को कहते थे कपड़ा उतार खाओ, सबको कपड़ा उतार कर खाना है, बेल्ट नहीं पहनने देते थे कुछ समय पहले तक। अब लेकिन उसी घर के बच्चे, ब्राह्मणों घर के बच्चे भी खा रहे हैं। ये लोग मंदिरों की बात कर रहे हैं। अभी भी आप उज्जैन महाकाल जाएंगे तो आप चाहे ब्राह्मण हो चाहे जिस जाति को, वैसे ही जाएंगे।
तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये जाति का गंदा वाला विमर्श खड़ा करने की कोशिश है, उसका वक्त जा चुका है। हिंदू समाज को एकजुट करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने हिस्सा देकर, मैं फिर से कह रहा हूं, लालू जी, मुलायम जी और करुणानिधि जी को अवसर मिला तो अपने परिवार में अटके रह गए। जी हर्षवर्धन, मुझे लगता है कांग्रेस तो